नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो अभी जून में होने वाला है, पैरामेडिकल का मई में होने वाला है। एम्स ने पहले ही कैलेंडर में अपना ये जो डेट है रिलीज़ कर दी थी। तो अब आपके पास जो कुल मिलाकर जो समय बच रहा है वो ऑलमोस्ट 5 महीने का समय बच रहा है। आपने लमसम थ्योरी पढ़ ली होगी, आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास जो सिली मिस्टेक होती हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, उससे जब क्या होता है कि जब थ्योरी पढ़ते रहते हैं तो आपको एट द एंड लास्ट में क्वेश्चन ही मिलने हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। और ख़ास तौर से बायोलॉजी में, आप बायोलॉजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, कोई नहीं छोड़कर आता, लेकिन उनमें से कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। जैसे अभी हम एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उसमें 33 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग के अंदर, ठीक है। 33 क्वेश्चन में अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि हाँ मेरे 25 क्वेश्चन सही हो गए। 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब ये स्थिति सही नहीं है आपकी। कम से कम 33 में से आपके क्वेश्चन 32 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए हर कंडीशन में। और ये अप्रोच कब होगी? जब आप ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद में ट्यूशन प्रैक्टिस भी करेंगे और पिछले सालों के ट्रेंड देखते आएंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप पूरा ही पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कोर पॉइंट कौन सा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता रहे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड होते रहते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है और पिछले सालों के ट्रेंड भी आपको पता चल रहा है। इसीलिए चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर ये सीरीज अभी कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें पिछले 3-4 सालों के जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनको उठाएंगे, यहाँ पर लाएंगे आपके सामने, उनको डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि आप जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पीछे जाके उसका आंसर देख लेते हैं कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है, यही सोच रहा था मैं भी, यही होना चाहिए। लेकिन उसका आप सही कारण नहीं जान पाते हैं कि ये ऑप्शन कैसे आया, जो अदर ऑप्शन को आपने नेगलेक्ट किया है वो किस वजह से आपने नेगलेक्ट किया है और यही ऑप्शन सही क्यों है। ठीक है, एम्स जो है ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो और वो क्वेश्चन आपको सही एक्सप्लेनेशन के साथ समझना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर की जो ये सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप खुद एक बार इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि और आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। फिर मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ओमिना सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाई। अब इसको थोड़ा हिंदी में देखते हैं कि ओमिना सेलुला ई सेलुला ये जो कंसेप्ट है जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड है, ये किसने दिया था? ये ओमिना सेलुला ई सेलुला जो है, ना तो ये इंग्लिश का सेंटेंस है, ना ये हिंदी का सेंटेंस है, ये किसी अदर लैंग्वेज का सेंटेंस है जो कि जो जहाँ का ये साइंटिस्ट था उसने अपनी लैंग्वेज में ये सेंटेंस दिया था। और इसका जो मतलब है वो मतलब हम देखते हैं कि ओमिना सेलुला ई सेलुला का रियल में मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से नई सेल का निर्माण होता है। जो पहले से मौजूद सेल है उसके अंदर जब डिवीजन होता है तब डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। और ये सेल डिवीजन से रिलेटेड हो गई कि जो पहले वाली सेल है उसके अंदर डिवीजन होगा तो नई सेल बनेंगी। ये कंसेप्ट कह रहा है। ओके, ये किसने दिया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। थियोडोर स्वान और स्लाइडेन को आप जानते हैं कि इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। अब सेल थ्योरी देने के कुछ दिनों बाद में 1855 में, कब? 1855 में रुडोल्फ विर्चो साहब आए और उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा कि देखो आप कह रहे हो कि जो भी प्लांट हैं, जो भी एनिमल हैं, ये सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि ओमिना सेलुला ई सेलुला मतलब कि पहले वाली जो सेल है उसके अंदर डिवीजन होंगे तब नई सेल बनेगी। ये
रुडोल्फ विर्ट्जो ने अपनी तरफ से जोड़ा सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसने दिया? रुडोल्फ विर्ट्जो ने दिया था। एरिस्टोटल की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। एरिस्टोटल से रिगार्डिंग आप ये बात याद रख सकते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बाकी सब ठीक है। रुडोल्फ विर्ट्जो ने ये सारा कंसेप्ट दिया था 1855 में, सेल थ्योरी से रिलेटेड था। ठीक है, रुडोल्फ विर्ट्जो ने। इसका जो राइट आंसर है वो होगा रुडोल्फ विर्ट्जो। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, और मेरा सेलुला ई सेलुला, ये जो सेंटेंस है काफ़ी सारे एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इन सभी के अंदर जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? तो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? ये जेनेटिक मटेरियल नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। ये जेनेटिक मटेरियल नहीं पूछ रहे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, ये पूछ रहे हैं कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। विच वाज, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? देखिए, जब इवोल्यूशन हो रहा था, तब एक सेल, जैसे यूनिसेलुलर थे, अमीबा था, बैक्टीरिया थे, तो जो एक सेल थी वो बहुत सारे काम कर रही थी। एक सेल ही डाइजेशन का काम कर रही है, वो सेल रेस्पिरेशन का काम कर रही है, वो सेल एक्सक्रीशन का काम कर रही है। तो एक सेल ही बहुत सारे काम कर रही थी, क्योंकि वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी कि एक सेल, जो सेल तो अपने पास कम है लेकिन काम सारे करने हैं। तो ऐसा उस टाइम में समय था कि एक जो सेल थी उसी को सारा काम करना पड़ रहा था। तो जो मटेरियल थे वो कम थे लेकिन उनके पास फंक्शन थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, जैसे आरएनए को पकड़ते हैं। जो आरएनए जो था वो एज ए एंजाइम की तरह भी वर्क कर लेता है। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है। आरएनए जो होता है ना, आरएनए जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? बहुत कम होता है। जैसे अभी थोड़े दिन की पहले बात करें कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस का हर थोड़े दिनों बाद में स्ट्रेन बदल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, और आरएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। आरएनए अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी मॉडिफाई करता रहता है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि आरएनए के अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। और जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीन्स को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स को लेकर जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब उसको थोड़ा होल्ड तो करना पड़ेगा ना, उन कैरेक्टर्स को, उन जीन्स को होल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर जो आरएनए है वो डीएनए के रूप में फिर इसको चेंज करना पड़ा मटेरियल के रूप में। जो पहला वाला वर्ड था इवोल्यूशन के शुरू में, वहां पर आरएनए परफेक्ट था एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उस टाइम जरूरत पड़ी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तब आया डीएनए। फिर क्या आया? डीएनए। और डीएनए आज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है जितने भी वर्ल्ड में, उनके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए ही था। जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आरएनए। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। प्रोटीन की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। प्रोटीन ना कभी पहले था जेनेटिक मटेरियल, ना आज ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये तो बिल्कुल ख्याल में से निकाल दीजिए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है। जो इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। लेकिन आरएनए भी इन द फ्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे आरएन, जैसे वायरस हुआ है ना, बैक्टीरियोफेज हुआ, इनके अंदर आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ओके, ये आज की बात है, लेकिन पहले आरएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल था इवोल्यूशन के टाइम में, शुरू में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओएस्ट्रस साइकिल किसके अंदर पाई जाती है? ओएस्ट्रस साइकिल किसके अंदर पाई जाती है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पीछे वाला, ये 2023 के अंदर पूछा गया है रिसेंटली। अभी अभी जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ है इसके अंदर पूछा गया था ये। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में पूछ रहे हैं कि ओएस्ट्रस साइकिल किसके अंदर पाई जाती है। ओएस्ट्रस साइकिल होती है और एक होता है एस्ट्रस साइकिल। बात को ध्यान से सुनिए। ओएस्ट्रस साइकिल जो होती है
ये नॉन प्राइमेट के अंदर पाई जाती है। नॉन प्राइमेट कौन हुए? जैसे डॉग्स हो गई, बैफेलो हो गई, काऊ हो गई, गोट हो गई, ये नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट कौन हो गया? प्राइमेट ये सारे सारे प्राइमेट हैं। ह्यूमंस, गोरिल्ला, मंकी, चिंपैंजी, ये सारे क्या हैं? प्राइमेट। ये सारे प्राइमेट हैं। और नॉन प्राइमेट कौन होते हैं? डॉग, काऊ, बैफेलो, ये एक्स्ट्रा जो भी हैं ये सारे सारे क्या है? नॉन प्राइमेट है। और नॉन प्राइमेट के अंदर पाई जाती है ओयस्टर साइकिल। नॉन प्राइमेट के अंदर क्या पाई जाती है? ओयस्टर साइकिल। और प्राइमेट के अंदर पाई जाती है एस्टर साइकिल। जो एस्टर साइकिल जो होती है ये लगातार चलती रहती है। इसका एक साइकिल होती है 28 दिन की, और ये पूरे ईयर लॉन्ग चलती रहती है। जबकि एस्टर साइकिल जो होती है, जो ओयस्टर साइकिल है, ये सीजनल चलती है। क्या चलती है? सीजनल ब्रीडिंग चलती है इनके अंदर। और ये किन में पाए जाते हैं? डॉग, काऊ, बफेलो, इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डॉग। डॉग के अंदर ओयस्टर साइकिल पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और एक काम और कर दीजिएगा कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आप कमेंट के अंदर बता दीजिए। ठीक है, वो कमेंट के अंदर लिख दीजिए। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, अभी अपन 7 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इन 7 क्वेश्चन के अंदर से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी कमेंट के अंदर बताइएगा। आप अपने आप का इवोल्यूशन कीजिए कि मुझे कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोफाइल है कि ये रिपीटेड होती रहती है, ये प्रोफाइल वो वाली प्रोफाइल है। और ऐसे ही क्वेश्चन अपन इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे आप, और कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट करने से जो है इस वीडियो की जो रीच है वो बढ़ेगी। यूट्यूब इस वीडियो को आगे से आगे लोगों तक फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करो, और आप इस चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिसमैच को आप जो है, इस क्वेश्चन के अंदर मिसमैच को आप देखिए कि कौन सा मिसमैच है। देखो आप, जो 5174 जो है ये बैक्टीरिया फेज है एक। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 5386। ये बिल्कुल सही है। ओके, जो बैक्टीरिया फेज लैम्बडा बैक्टीरिया फेज है, लैम्बडा बैक्टीरिया फेज है, इसके अंदर 48502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ह्यूमन जो है डीएनए, हैप्लॉइड डीएनए के अंदर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब बात करें इनकरेक्ट के बारे में, तो ये हो गया ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी ये दी हुई है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर। शुरू में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स के थोड़े से बाद में ही दी हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन, और ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसमैच कौन सा है? ई कोलाई में। ई कोलाई के अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं वो 4.6 इंटू 10⁶ पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ अलग दे रखा है। तो जो इसका मिसमैच है वो कौन सा है? थर्ड। और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो सेल वाले चैप्टर से पूछा गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में भी एक दो बार रिपीट हो चुका है, और आपके एम्स बीएससी नर्सिंग और भी बाकी जो स्टेट बीएससी नर्सिंग है उनमें भी ये रिपीट होता रहता है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ का जो मेन एरिना है वो कौन सा है? न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, कौन सा है? चलिए आप जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं इस क्वेश्चन को। द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। जो न्यूक्लियस है ये तो मेन पावर पॉइंट बोल सकते हैं आप, इसको कंट्रोल पॉइंट बोल सकते हैं, जहां से सब कुछ रेगुलेट होता है वो न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिंपल डिफ्यूजन करती है, कौन से पार्टिकल को अंदर है ना न्यूक्लियस तक जाना है, कौन से पार्टिकल को सेल के अंदर एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। प्रोटेक्शन, शेप, साइज जो भी है ये उसको रेगुलेट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस होता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर जितने भी टाइप की जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं
वो सारी सारी किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब्स साइकिल चलती है आपकी, C3 साइकिल चलती है, ये सारी सारी कहाँ पर चलती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर चलती हैं। ये एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि जो मेन एरिना है वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ का सेल के अंदर, वो होता है साइटोप्लाज्म। ओके, आप इस बात को याद रखेंगे। ये जो सारे सारे अपन जो क्वेश्चंस देख रहे हैं और आगे भी अपन जो क्वेश्चंस देखेंगे अलग अलग वीडियोज़ के अंदर, ये सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में मैं आपको इनको शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से इनको जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको मोस्ट प्रोबेबली हर एक जो टेस्ट सीरीज अगर आप कोई ज्वाइन कर रखे हैं या फिर आप जो क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, जून में जो पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से भी सेशन लेंगे जिसके अंदर हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन भी तो आएंगे एग्जाम के अंदर। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे पूरे क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, रिपीटेड होते हैं लेकिन कम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का वेटेज दर बदर बढ़ता जा रहा है, तो हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे आज मान लिया अपन ने लिविंग वर्ड पढ़ा है, तो लिविंग वर्ड के अपन ने 50 क्वेश्चन लेकर आए और उनको यहाँ पर डिस्कस किया। इसकी वजह से आपको जो रिवीजन हुआ है, क्वेश्चन से आप जो रिवीजन होता है वो बहुत अच्छा वाला रिवीजन होता है, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। ठीक है, और जो बायोलॉजी है वो सारा याद रखने का ही खेल होती है, पहले समझो और फिर उसको याद करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, हेमीसेलुलोज जहाँ भी दिख रहा है उसको कट कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि यहाँ पर जिसको भी इन्फॉर्मेशन याद होगी ये कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है एल्गी की, वो इसको कर जाएगा करेक्ट। तो देखो एल्गी की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन्स की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है और मेनेंस की बनी हुई होती है। ठीक है, वो ऑप्शन अपने को ढूंढ लेना है, सेलुलोज, पेक्टिन, गैलेक्टेंस और मेनेंस। ठीक है, देखो हेमीसेलुलोज ये दो तो ऑप्शन कट गए। यहाँ पर पेक्टिन तो आ रहा है, सही बात है, सेलुलोज भी आ रहा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन आ गई, गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, मेनेंस है, लेकिन पेक्टिन नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे सारे सही हैं। ठीक है, पेक्टिन हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। ये भी एनसीईआरटी से ही है। सारे सारे जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, सारे सारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन। तो आप एनसीईआरटी पर पूरा फोकस कीजिए, एनसीईआरटी को ही रिवाइज कीजिए, आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को एज ए गोल्ड बुक यूज कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनेंस की बनी हुई होती है एल्गी की सेल वॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने प्रपोज किया था, रुडोल्फ विर्चो ने, थियोडोर स्वान ने, स्लाइडेन ने या फिर एलेक्स जेफरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप इसको अगर आपको याद नहीं है अभी तक, अगर याद है तो आप कमेंट के अंदर बताइएगा, और नहीं है तो इसको आज ही याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछे जाएगा भी, आगे भी पूछे जाता है और आगे पूछा जाएगा भी। ये ऐसे वाला प्रोफाइल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप पूरा ही पूरा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था। बस पूरा चैप्टर पढ़ा और क्वेश्चन पूछ लिया ये। तो ये है एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है दिया था। ये आज हमने काफ़ी सारे जो मोस्ट प्रोबेबली 7 क्वेश्चन हैं ये आज हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किए हैं। फिर हम और क्वेश्चंस जो हैं टाइम टाइम पर लाते रहेंगे थोड़े दिन। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे और नए क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा है, आपकी स्टडी के हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का है वो आप इस कमेंट के अंदर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।